नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रयोगवाद के बारे में। आज का सेशन हमारा रहेगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद किसे कहते हैं और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। याद कराने की ज़िम्मेदारी जो है मेरे ऊपर डाल दीजिए और बाकी समझाने का कार्य जो है मैं आपको करूँगा। आपको इस तरीके से समझा दूँगा कि प्रयोगवाद को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो है मैं एक उदाहरण रखता हूँ, जिससे जो हम लोग प्रयोगवाद को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज से कुछ वर्षों पहले की बात है, जब चाय हमारे आविष्कार, जो हमारा पेय पदार्थ है चाय, जो चाय की चुस्कियों में हम लोग बातचीत करते हैं, इसी चाय का जो है पहले आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि चाय की खोज नहीं हुई थी। तो बोला जाता है कि दक्षिण भारत में क्या होता है कि एक राजा जो है पानी को गर्म कर रहे थे, तो उसमें क्या हो गया कि चाय की पत्ती टूट के आकर उस पर गिर गई। तो जब उस पानी को पिया गया तो बड़ी स्वादिष्ट लगा सबको। धीरे-धीरे क्या हुआ कि चाय को जो है स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मीठा मिलाया गया। इसके बाद अदरक, तेजपत्ता इस सब का प्रयोग करके जो है चाय को अब वर्तमान रूप में हम लोग देख पाते हैं कि कितना स्वादिष्ट है, ठीक है? इसी प्रकार से जो हम लोग प्रयोगवाद में भी क्या देखने को मिलता है कि विद्वान प्रयोग करते हैं। नए-नए शब्दों का, नए-नए प्रतिबिंबों का, नए-नए उपमानों का जो है ये प्रयोग करके जो है एक कविताओं को एक एक अलग दिशा देना चाहते थे, सत्य को पाना चाहते थे। यानी कि जो है सत्य की खोज में जो है नए-नए शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे। और बोला जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद से ही जो है नई कविता का जन्म होता है। और क्यों होता है? क्योंकि प्रयोगवाद में खोज हो रहा है और सत्य को पाने की जो है ललक है विद्वानों में। और प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता आती है, उसमें सत्य की खोज हो जाती है और उसी को जो है हम लोग प्रयोग में लाते हैं और यही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है मैंने लिखा है, इसको मैं आपके सामने समक्ष रखता हूँ, इसको पढ़ूँगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा कि प्रयोगवाद किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रयोगवाद किसे कहते हैं? प्रयोगवाद जो है हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है। प्रयोगवाद क्या है? कि हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है। इसका सॉरी, ये एक मात्र नहीं भी लिखेंगे आप लोग तो चलेगा। इसका उद्देश्य जो है प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रगतिवाद में क्या हो रहा था ना कि उस समय वैज्ञानिक जो है जनता के हित में, जनता के लिए लिखा करते थे। जनहित में जो है उनकी कविताएँ हुआ करती थी। लेकिन यही जो है प्रयोगवाद में क्या बोला गया है कि इनका विरोध करते हैं कवि। और वो क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। प्रयोगवाद का जो है व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता प्रयोगवाद का जो है मूल आधार रहा है। मतलब व्यक्ति स्वयं स्वयं के बौद्धिकता से लिखता है या उसकी जो है भावनाओं के बदले वो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके जो है कविता की रचना करता है। ये इस काल की जो है एक महत्वपूर्ण मूल आधार रहा है, ठीक है? व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है और आधुनिकतावाद का भी आरंभ जो है प्रयोगवाद से ही होता है। यानी हमने जाना क्या कि प्रयोगवाद जो है हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है और इसका उद्देश्य क्या है? प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना। और व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है, ठीक है? और आधुनिकतावाद का भी आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने लिखा है कि प्रयोगवाद में जो प्रयुक्त प्रयोग शब्द है, प्रयोगवाद में जो प्रयोग शब्द है, ये क्या है? नए जीवन के सत्यों के पाने की बेचैनी का घोतक है। ये प्रयोग शब्द क्या है? नए जीवन के सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। और प्रयोगवाद का जो है आरंभ कैसे होता है? चलिए इसको देखते हैं। सन 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। और यहाँ वाद के रूप में जो है प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है? प्रयोगवाद का जो है आरंभ कहाँ से होता है? तो 1943 में अज्ञे जी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है तार सप्तक नामक एक पत्रिका निकाली थी और मतलब कि उसका संपादन किया था। और वाद के रूप में जो है प्रयोगवाद का आरंभ यहीं से माना जाता है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने क्या लिखा है कि प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है? मतलब प्रयोग शब्द क्या है कि प्रयोग शब्द रचनाएं जो है शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी जो है पहली बार प्रयोग शब्द का
यूज करते हैं, मतलब उस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब प्रयोगवादी कवि क्या है, कि आइए देखते हैं। प्रयोगवादी कवि ने भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को महत्व दिया है। प्रयोगवादी जो कवि हैं, वो भाव पक्ष को भी महत्व देते हैं और कला पक्ष को भी महत्व देते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों, नवीन बिंबों का प्रयोग कर जो है काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। और साथ में प्रयोगवादी कवि जो है अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। और इस काल के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं, तो अज्ञे जी को ही इस काल का जनक माना जाता है, ठीक है। तो आपने जाना कि प्रयोगवाद किसे कहते हैं, इसका आरंभ कैसे हुआ और प्रयोगवाद शब्द का जो है प्रयोग कब किया गया था, और कवि जो है अपनी मानसिक मानसिक संतुष्टि के लिए जो है रचना करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आते हैं कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। हर मनुष्य की कोई ना कोई प्रवृत्ति रहती है। जैसे बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार जो है प्रयोगवाद की भी जो है प्रवृत्तियों का आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि प्रयोगवाद एक साहित्यिक आंदोलन था जिसने साहित्य के पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया। इस आंदोलन के तहत साहित्यकारों ने भाषा शैली और विषय वस्तु के साथ क्या किया कि नए नए प्रयोग किए। और प्रगतिवाद के बाद आने वाले युग को ही जो हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं या जाना जाता है, जिसकी समय सीमा विद्वानों ने 1943 से कितना मानी थी, तो 1953 बताई है, ठीक है। तो प्रयोगवाद की जो है आरंभ कब से कब तक माना गया है, तो 1943 से 1953 बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही है इसको देखते हैं, चलिए। तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित इस प्रकार से या फिर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे नवीन उपमानों का प्रयोग, मतलब नए नए शब्दों का प्रयोग। घोर अनिष्टता व्यक्तिवाद, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता याद रखिए, ये इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। फिर बौद्धिकता की अतिशयता या फिर बौद्धिकता याद रखिए, या क्षणवाद। इसके बाद अनास्था और निराशा की प्रधानता। क्या था हम लोग का, नवीन उपमानों का प्रयोग हो रहा था। व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। फिर बौद्धिकता है या क्षणवाद या अनास्था और निराशा की प्रधानता इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग का और क्या क्या प्रवृत्ति है देखते हैं, चलिए। सामाजिक यथार्थवाद की भावना, मतलब सामाजिक यथार्थवाद की भावना थी लोगों में। अहम की भावना, व्यंग्यात्मकता, मुक्त छंदों की प्रधानता, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण या प्रेम भावनाओं का चित्रण भी लिख सकते हैं, और शैली की नवीनता। मतलब हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या क्या प्रवृत्ति रही है इसकी। तो सबसे पहले आता है हम लोग का नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमान मतलब नए नए शब्दों का प्रयोग। व्यक्तिकता मतलब व्यक्ति की खुद की जो है समझ। बौद्धिकता मतलब उसकी बौद्धिक, वो जैसे है कि भावनाओं में आकर रचना नहीं करता। कभी क्या होता है, कभी कभी भावनाओं में आ जाते हैं। अरे जैसे हम लोग नहीं कभी कभी भावनाओं में आ जाते हैं, पंडित लोग के साथ बैठ गए तो भावना में आ जाएंगे, तो हम लोग भी क्या करेंगे, खुद को कभी कभी ऐसा लगेगा कि साधु संत बन जाए। इसी प्रकार से क्या होता है कि कवि उस समय क्या करते बोलते थे कि बौद्धिकता का प्रयोग करना चाहिए, बौद्धिकता का प्रयोग करके जो है कविता करते थे। फिर क्षणवाद, ये मतलब एक क्षण, ये जो क्षणी है यही सत्य है, यही परम सत्य है। ये जो क्षण चल रहा है, यानी कि जो मतलब हम लोग देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़े हैं, तो जो प्रेजेंट है यही सत्य है, यही हम लोग का जीवन का सत्य है। बाकी वो जो पुराना चला गया उसको लौट के नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसका चिंता नहीं करना है। ये इस काल की कवि की प्रवृत्ति रही है, ठीक है। फिर अनास्था और निराशावाद की प्रधानता, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं था इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि सामाजिक यथार्थ की भावना, मतलब समाज की यथार्थ, मतलब जो सामाजिक जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। अहम की भावना, विद्वान क्या चाहते हैं कि लोग अपने अहम की भावनाओं को जगाएं। अपने जैसे हम लोग सबका अहम का भावना होता है, जैसे हम लोग का ईगो बोलते हैं, इसी को अहम के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। फिर व्यंग्यात्मकता, जैसे उस समय की घटना हो रही है, किसी घटना को व्यंग के माध्यम से दर्शाना। मान लीजिए कि किसी ने जो है किसी की पिटाई कर दी, तो उसको बुरा भी ना लगे और व्यंग के माध्यम से हम उसकी बेइज्जती भी कर दें। तो ये है उस समय की प्रवृत्ति। फिर मुक्त छंदों का प्रयोग, ये तो हम लोग को देखने को आ रहा है कि कवि जो है मुक्त छंदों का प्रयोग करने लगे हैं इस समय। इसके बाद जो है प्रेम भावनाओं का चित्रण, इस समय का कवि तो इतना डेंजर थे, सत्य को दिखाने के चक्कर में जो है पूरा का पूरा सत्य लिख देते थे कि प्रेम भावनाएं क्या होती है, कैसे होती है, काम वासना, ये सब जो इसमें बता दिया करते थे। फिर आता है शैली की नवीनता। इनकी जो शैली जो है कैसे है, इनकी शैलियों में नवीनता देखने को मिलती है। वो अब हम लोग को एक एक पॉइंट का जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग का पहला पॉइंट क्या था,
नवीन उपमानों का प्रयोग। क्या-क्या उपमानों का प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने जो है उपमानों मतलब एक प्रकार से पुराने उपमानों की जगह नए-नए उपमानों का इस्तेमाल किया। मतलब जैसे कभी-कभी हम लोग पढ़ते हैं, तो पुराने उपमान में क्या होता है कि चंदा, सूरज, तारा ये सबको जो है, ये चंदा को देख के हमने जो है तुम्हें देखा है, तुम्हें चाँद दिखाई देता है वगैरह-वगैरह हम लोग जो है बोलते हैं। तो ये सब पुराना हो गया है। तो इसी समय जो है अज्ञे जी और बहुत सारे जो इस काल के जो कवि है, प्रवर्तक है, इसको त्याग करके जो है नए-नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। जैसे बाजरे की कलकी, ये सब क्या है, बाजरे को जो है एक स्त्री को सौंदर्य को निखारने के लिए बाजरे का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि उस समय क्या चाँद का प्रयोग करते थे कवि। तो ये सब उपमानों को त्याग करके जो है नए-नए उपमानों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने नए-नए शब्दों का प्रयोग किया। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है उपमानों की नवीनता है और इन कवियों में जो है पुराने जो रूपक है, उपमानों को छोड़कर नए नवीनताओं का समावेश हम लोग को देखने को मिलता है और कैसे देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। एक कविता लिखा है मैंने, मेरे सपनों इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। ये भाई ये नया शब्द कैसे प्रयोग हो रहा है? भुंजा हुआ पापड़ मतलब ये एक हट के एकदम अलग से नया शब्द को जोड़ दिया गया, भुंजा हुआ पापड़। ये वर्तमान समय की जो है शब्द है और इसको जो है अपने कविताओं में जोड़ दिया है कवि। तो ये क्या है, नवीन उपमानों का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले हमारा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घोर अनिष्ठ व्यक्तिवाद, आपको याद रखना है व्यक्तिकता। पहला क्या है, नवीन उपमानों का प्रयोग, दूसरा क्या है, घोर अनिष्टता व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद, इतना ही याद रखिए, इससे ही आप लोगों का काम चल जाएगा। घोर अनिष्टता व्यक्तिवाद को छोड़ दीजिए, ठीक है? अब क्या है, व्यक्तिवाद से तात्पर्य है प्रयोगवादी कवि जो है अत्यंत आत्मनिर्भर थे और व्यक्ति को महत्व देने वाली हुआ करती थी। प्रयोगवादी जो कविताएं कैसी थी, अत्यंत आत्मनिर्भर थी और व्यक्ति को महत्व देने वाली हुआ करती थी, ठीक है। प्रयोगवाद के जो है कवियों ने मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण किया है जिसमें व्यक्तिवाद प्रधान रहा है और व्यक्तिवाद प्रधान होने के साथ क्या हुआ है कि प्रयोगवाद के कवि अपने काव्य में सामाजिक चित्रण, जो समाज की जो व्यथा है उसका चित्रण की तुलना व्यक्तिवाद पर जो है अधिक बल देते हैं। इस तरह के विचार ने क्या किया कि प्रयोगवाद की कविताओं को बहुत ही लघु एवं सरल बना दिया। मतलब क्या, सीधा सा बात है कि घोर अनिष्ठा व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्तिकता क्या है कि उस समय के जो व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, प्रयोगवाद में जो है आत्मनिर्भर होना, कवि जो है खुद आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति खुद के जो है, खुद के अंदर की जो भावना है, खुद के अंदर की जो बौद्धिकता है उसका प्रयोग करते थे और मध्यम वर्ग के जीवन का जो है चित्रण क्या करते थे। मध्यम वर्ग उस समय क्या था कि कवि क्या करते थे कि धरातल पर उतर करके उस समय की जो मध्यम वर्ग की जो पीड़ाएं थी उनको जो है उभार के लाया करते थे, ठीक है। तो ये क्या थी, व्यक्तिकता और व्यक्तिवाद, मतलब अपनी पीड़ाओं को बताया करते थे, मतलब आत्मनिर्भर होकर, ठीक है, ना कि जो है समाज को लेकर जो हो रचनाएं किया करते। यहाँ साफ साफ कहा है ना मैंने कि प्रयोगवाद की कवि जो है काव्य में सामाजिक चित्रण की तुलना में, मतलब समाज के चित्रण की तुलना में जो है व्यक्तिवाद पर बल देते थे। समाज का कल्याण गया, बहुत हो गया, अब अपने व्यक्तिवाद पर बल दिया जाए, ये इनका मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक कविता थी, उसी में यहाँ लिखा हुआ है, उसी को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस नए तरीके विचार से जो है ये कविता जो है बहुत सरल और बहुत छोटा बन गया। जैसे यहाँ एक कविता मैंने लिखा है, इसको देखिए, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मेरी अंतर आत्मा का यह उद्वेलन जो तुम्हें देखता है और अभिव्यक्ति के लिए तड़प उठा है, यही मेरी स्थिति, यही मेरी शक्ति। ये कितना छोटा सा, कितना सरल सा लग रहा है कविता। हालांकि कविता का ना सुर है ना ताल है, क्योंकि इसमें ना छंदों का प्रयोग है, मतलब कि नए नए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जो है कविता छोटी तो हो जाती है लेकिन कविता का सार देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बौद्धिकता या बौद्धिकता की अतिशयता, यानी बौद्धिकता याद रखिए, ज़्यादा इतना ही करने करे। पहला हम लोग क्या पढ़े, नवीन उपमानों का प्रयोग करना। दूसरा में क्या है, तो बौद्धिकता नहीं, हम लोग क्या पढ़े दूसरा, तो हम लोग पढ़े कि व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बौद्धिकता। तो बौद्धिकता के बारे में जानते हैं, क्या बौद्धिकता में क्या हो रहा है, चलिए। तो प्रयोगवाद के कवियों ने जो है प्रगतिवादी कवियों की तरह भावनाओं के तुलना में बौद्धिकता का पर अधिक बल दिया है, ठीक है। उन्होंने प्रत्यक्ष जीवन के अनुभवों को महत्व दिया, उन्होंने भावुकता को त्यागा व दार्शनिक विचारधारा का प्रसार किया। इस कारण जो है इनकी कविता में निराशा या फिर निरसता देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब क्या है कि बौद्धिकता का मतलब सीधा सा बात है भाई, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, काहे भावना में जा रहे भैया, हाँ, ठीक है।
तो भावनाओं में नहीं आने का है, सीधा दार्शनिक विचार मतलब जो आप देख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसको जो है, जो सत्य है, उसको उभार के लाने का प्रयास कीजिए अपने बौद्धिकता के हिसाब से, ना कि जो है भावनाओं में बहकर जो है आप मतलब कविताओं को कीजिए। ये इस काल की कविता की एक प्रकार से प्रमुख प्रवृत्ति रही है, ठीक है? तो इन कविताओं में क्या है, भावनाओं के स्थान पर आक्रोश, झुंझलाहट, इसके अलावा आपका व्यंग देखने को मिलेगा, विद्रोह देखने को मिलेगा या सत्य कथन, स्वयं विश्लेषण द्वारा जो है अपने बौद्धिकता का प्रयोग करके जो है कवि इस काल की कविता किया करते थे। जैसे इस काल की कविता में एक कविता यहाँ लिखा है मैंने, उसको पढ़ के आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कविता किस तरीके से हुआ करती थी। सुनो कवि भावनाएं नहीं है सेवा, भावनाएं खाद है केवल, जरा उनको दबा रखो, उनको और पकने दो। मतलब जो सत्य है आपके पास, उसको आप दबा रखिए, आप जो है सत्य को और गहराई से जानिए और अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके उसकी रचना कीजिए। इस काल की कविता की सार थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो क्षणवाद। हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो क्षणवाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के कवियों का जो एक प्रकार से हम लोग जो देखने को मिला था, क्षणवाद मतलब क्या, जो अभी वर्तमान में ये लाइन है, ये इधर फ्यूचर हो गया, इधर पास्ट हो गया, तो यही जो है क्षण है। इसी क्षण पे हम लोग को जीना सीखना होगा, इसी क्षण में हम लोग को मजा यानी कि एंजॉय लेना। कौन देखा है कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है, वो तो बाद में पता चलेगा मरने के बाद, अभी थोड़ी जान रहे हैं कोई, ना आज तक जान पाया है। तो यही क्षण ये प्रयोगवाद के कवि बोलते हैं, ठीक है? प्रयोगवाद के कवियों ने जो है निरस स्वभाव जीवन के प्रति निराशा का भाव है। मतलब ये जो निराशा वाला जीवन है कि पीछे वाले चीज को लेकर हम लोग रोते रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं, ये इस काल के कवियों का जो है निराशा का भाव है, इसी कारण से, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, ये क्षणवाद को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जिस क्षण हम जी रहे हैं वही क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के वर्तमान पल में ही सच्चा सुख है, जो वर्तमान में आपके सामने है उसमें ही सुख है, बाकी सब तो जो है दिखावा है और वो सबको सोच के हम लोग जो है रोते रहते हैं। तो एक कविता है, अज्ञा जी लिखते हैं, आपको उसको पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मौन ही अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मतलब आपके पास जितना सच है उतना ही कहना चाहिए, इसके अलावा जो है मौन रहकर जो है आप अपने सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो सत्य है आप उसी सत्य में जिए, इस पल में जिए, ना कि आप पास्ट को लेकर रोइए, ना फ्यूचर को लेकर चिंता कीजिए, इसी क्षण जो है बिंदास होके जिए। ये इस काल की प्रवृत्ति रही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो अनास्था और निराशावाद की प्रधानता। जहाँ वैज्ञानिकता की मतलब एक प्रकार से वैज्ञानिक युग है, उस काल में जो है अनास्था तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि आजकल लोग जो है क्या कर रहे हैं कि ईश्वर को त्याग करके जो है साइंस पे बिलीव कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से वैज्ञानिक युग में जो है जी रहे हैं। तो वही हम लोग इस काल में देखने को मिलेगा। दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और साइंस में जी रहे हैं, तो कहाँ से ईश्वर को मानेंगे? तो इस काल की कवि की एक प्रवृत्ति रही है। प्रयोगवादी कवि ने हमें क्या सॉरी प्रयोगवादी कवि हमें ईश्वर के प्रति अनास्था देखने को मिलता है। प्रयोगवादी कवियों में हमें क्या है कि ईश्वर के प्रति अनास्था देखने को मिलता है। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग में भावनाओं का स्थान नहीं है। सही बात है, बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में चमत्कार को माना नहीं जाता है, ठीक है? उसके पीछे जो है साइंटिफिक रीजन ढूंढा जाता है। तो यही है इस काल की कवि की प्रवृत्ति। कवियों में जो है पुराने मूल्यों के प्रति जो है विद्रोह की भावना है। तो एक प्रकार से पुराने मूल्य जो है, पुरानी परंपरा है, इस पे जो है विद्रोह की भावना आ गई थी। जिस तरीके से जो है इस पुरानी परंपरा के माध्यम से जो है शोषण किया जाता है, इसके प्रति जो उनको एक प्रकार से मन में कुंठा उत्पन्न हो गई थी, ठीक है? और ईश्वर, नियति, मंदिर एवं देवी शक्तियों में जो है लोगों का विश्वास जो है एकदम उठ सा गया था, ठीक है? और कवि वास्तव में मतलब वास्तविकता में विश्वास रखते थे। मतलब जो सत्य है, जो आपके आंख में दिख रहा है वही ईश्वर है, वरना जो नहीं दिख रहा है उसको मान के क्या करेंगे? ये इस काल के कवि बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। पता चला आप हम मेरे कमेंट करके बोलेंगे कि आप ईश्वर के खिलाफ है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? उस समय के कवियों की प्रवृत्ति रही थी। इस काल के जो है कवियों ने क्या लिखा है देखते हैं। इस काल के कवियों ने मानव के मन की निराशा, कुंठा हुआ हताशा का यथातथ्य रूप से जो है वर्णन करने का प्रयास किया है। उस समय की जो मानव जीवन की स्थिति कैसे थी, वो किस तरीके से निराशा, उनका जो हताशा थी, उनके मन में जो एक प्रकार से कुंठा थी, उसको जो है वर्णन करने का प्रयास किया है, ठीक है? इस काल के कवि ने। तो उसी में एक छोटा सा कविता है। इस दुनिया में आदमी को जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर है, ना ज्ञान है, ना चुनाव है। जब जान पे बन आएगी ना, तो आदमी को कुछ नहीं सोचता है, बस भाग लगाओ। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पीछे जो है आप कहीं जा रहे थे और कुत्ता पड़ गया
और इतना ज़ोर से भूका और आपको दौड़ा दिया, तो फिर तो भाई आपको ना आगे दिखेगा, ना पीछे ना आएगा, दोस्त याद आएँगे, ना ईश्वर याद आएँगे, ना ज्ञान याद आएगा। सीधा क्या याद आएगा कि भागना है बेटा, बच लो, जान बचा लो, उससे उस जान बच जाएगी तो सब हो जाएगा और जान नहीं रही तो कुछ नहीं होने वाला है। यही तो इस काल की प्रवृत्ति की सोच, ठीक है? प्रयोगवाद की। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रवृत्ति क्या है? सामाजिक यथार्थवाद की भावना। अगला प्रवृत्ति हमारा क्या है? सामाजिक यथार्थवाद की भावना। तो क्या है देखते हैं चलिए। प्रयोगवादी कवि जो है कि प्रमुख प्रवृत्ति जो है सामाजिक जीवन के यथार्थ का चित्रण करना है। जैसे रिक्शे की भोंपों की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, लाउड स्पीकर की चीत्कार, मशीनों के अलार्म की चीखें, रेल के इंजन की सीटी आदि यथार्थ अभिव्यक्ति, मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब अपने जो है पुस्तक में जो है यानी अपनी कविताओं में जो है इनका यथातथ्य जो है सीधा लिख दिए हैं। जैसे रिक्शे की भोंपों की आवाज़ ऐसे बजती है, लाउड स्पीकर की आवाज़ ऐसे आती है, वो पूरा अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास किए इस काल के कवि, ठीक है? तो जैसे देखते हैं, इनकी कविताओं में जो है हम लोग क्या मिलता है, नवनील विलोचन शर्मा, ये इस समय के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने जो है वसंत वर्णन में जो है उनका एक पुस्तक था, क्या था? वसंत वर्णन के प्रसंग में लाउड स्पीकर को जो है अंकित किया है, मतलब लाउड स्पीकर कैसे आवाज़ देता है इसको अंकित किया है। फिर मदन वात्स्यन, ये जो है कारखाने में चलने वाली जो मशीनें हैं उनकी ध्वनियों को ज्यों का त्यों जो है उनका उल्लेख करते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं गिरिराज कुमार माथुर। उन्होंने अपने पुस्तक हब से देश नामक कविता में जो है औद्योगिक और रासायनिक युग की जो है वाणी जो है वो प्रदान करने के प्रयास किए हैं, ठीक है? तो कुछ वाणी जो है किस तरीके का शब्दों का प्रयोग करते हैं इस कविता में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, उगल रही खाने सोना, मतलब जो उस समय की जो खान क्या है, सोना उगलने वाली है। और अभ्रक तांबा जस्ता क्रोमियम, ये देख रहे हैं, ये आधुनिक शब्द हैं, ये सब का प्रयोग किया गया। टीन कोयला, लोहा प्लेटिनियम, ये कविता लग रहा है? बस नहीं, ये शब्दों को प्रयोग करके जो है लाइन से सजा दिया गया है। यूरेनियम, अनमोल रसायन, कोपक, कोपक यानी कॉपर को ही बोल रहे होंगे, फिर सिल्का, कपास, अन्न धन, द्रव्य फास्फोट में पूरित, ये सब इनकी कविताओं में नए-नए शब्दों का प्रयोग करके जो ये प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कितने नए चीज़ों को है जैसे ज्यों का त्यों जो है लिख दे रहे हैं, ठीक है? ये थी उस समय की कविता और उस समय की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली प्रवृत्ति की ओर, और अगला प्रवृत्ति क्या है? व्यंग्यात्मकता। हम जैसे किसी को ताना मारते हैं तो उसमें व्यंग छुपा होता है, उसके प्रति जो है हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे और व्यंग में जो है हम इस बात को कह देते हैं। ये थी इस समय की प्रवृत्ति, तो वही देखने को मिलेगा। प्रयोगवादी कवियों ने जो है अपने काव्य में नए-नए प्रतीकों, नए-नए उपमानों का प्रयोग करके जो है तो एक प्रकार से क्या किया कि तत्कालीन व्यवस्था, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उनकी समस्या आदि पर व्यंग किया है। किस प्रकार से जो जैसे आज के ज़माने में क्या है, सड़क तो बनती है, लेकिन उस सड़क में सड़क पे आदमी चलते हैं कि आदमी पे सड़क, ये पता नहीं चलती है। इस तरीके की हालत हो गई है। और कुछ सड़कें जो है बनी तो है, लेकिन पता चलता है कि उसमें सड़क बनती है तो पता याद आता है कि भाई पाइप डालना तो भूल गए। फिर उसकी कोड़ाई होती है और फिर उस कोड़ाई में क्या होता है कि फिर उस रोड को तोड़ा जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर बिछाया जाता है। इस तरीके से जो है इस तरह की व्यवस्था है, तो इस पे व्यंग करते हैं उस समय के कौन? कवि व्यंग करते हैं, ठीक है? जीवन से जुड़ी उनकी छोटी से छोटी समस्याओं को भी जो है उन क्या करते हैं कि अपने व्यंग के माध्यम से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कवि। व्यंग शैली भी जो है उनकी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता क्या है वो देखते हैं। अहम की भावना, मतलब व्यक्ति की जो है एक अहम होता है, मतलब हमारा जो है एक प्रकार से ईगो होता है, और किसी ने ईगो को हर्ट कर दिया तो फिर तो उसकी कुटाई पक्की है। तो यही थी अहम की भावना। विद्वान चाहते थे उस समय के जो मतलब कवि चाहते थे कि लोगों में अहम की भावना है। वो आइए देखते हैं कैसे आती है अहम की भावना। प्रयोगवादी कवि जो है अहमवादी थे, ठीक है भाई, जान लिए। उनके अहम भावनाओं के कारण ही लोगों में जो है व्यक्ति की भावना पैदा हुई थी, मतलब व्यक्तिकता की भावना पैदा हुई थी। सॉरी, गलत पढ़ दिए थे, होता है कभी-कभी मिस्टेक, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? तो भावनाओं के कारण ही लोगों में जो है कविता की एक प्रकार से व्यक्तिकता की भावना उत्पन्न हो गई थी। मतलब व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचने लगा था, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा था। उनकी अहमवादी प्रवृत्ति ने जो है मानव के लघु और क्षण प्रयोग, एक प्रकार से क्या है कि उनकी अहमवादी, मतलब वो जो है अहम होंगे, कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा तो क्या होगा कि वो जो क्या करेगा, प्रवृत्ति जो उसकी कैसे बन जाएगी कि वो स्वयं के बारे में सोचेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा। धीरे-धीरे जो वो एक प्रकार से अपने आप में जो है ज्ञानी महसूस करने लगेगा। वही अब बोलते हैं कि उनकी अहमवादी प्रवृत्ति ने जो है मानव के लघु और क्षुद्र प्राणियों को अपने
काव्य में स्थान दिया। मतलब उनके अहम भावनाएं के कारण जो है वो खुद को अपने काव्य का हिस्सा समझने लगे, क्योंकि ये मध्यम वर्ग का जो है कविता किया करते थे, मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण किया कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, खुद को दिखाते हैं। क्षुद्र वर्ग, लघु वर्ग को जो है अपनी कविता में जो है काव्य में स्थान दिया करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने भावनाओं को, बौद्धिकता को सबसे अधिक महत्व दिया। उनकी भावनाएं जो थी, उनकी जो बौद्धिकता थी, इसको अधिक महत्व देते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, और ये कविता थोड़ा सा वो मैंने लिखा था, इसको देखते हैं। दो सत्य, दो संकल्प, दो दो आस्थाएं, व्यक्ति ही सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति में ही जो है अप्रमाणित व्यक्ति पैदा होता है। ठीक है, तो ये उस समय की कविताएं थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और मुक्त छंदों का प्रयोग, जाहिर सा बात है कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मुक्त छंदों का प्रयोग जो है कहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो छायावाद से स्टार्ट हो गया। और किसने किया था, तो आप लोगों को ये आपका लिए क्वेश्चन है कि ये छायावाद में जो है किसने मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करके जो है मुक्त छंद का एक अलग दौर शुरू कर दिया था। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा और पक्का कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन करते नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुक्त छंदों की प्रधानता इस समय क्या थी कि मुक्त छंदों का जो है प्रयोग हो रहा था। प्रयोगवादी कवियों ने जो है अपनी कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है, और उनकी कविताओं में ना लय देखने को मिलता है, ना गति देखने को मिलता है, ना ताल देखने को मिलता है। उनकी कविताएं बस ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कविता में कोई लय नहीं मिलता है, ना गति मिलता है, बस एक क्या मिलता है, देखिए उसको देखते हैं। उनकी कविताएं जो है सरल एवं मुक्त छंद होती है, मतलब सिंपल सा होता है, छोटा सा होता है। कविता नाम में जो है बस एक सरल और सिंपल है, और कविता में कोई ना लय है, ना ताल देखने का, ना गति मिलता है। ठीक है, और प्रयोगवादी कवियों ने जो है काव्य के नियम एवं बंधनों को तोड़कर छंद मुक्त कविताओं की ही रचना की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बढ़े ना, तो चलिए बढ़ते हैं। ये कविता आप लोग पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, ना पढ़े तो भी अच्छा है, क्योंकि कविता से जो है उस अर्थ को समझे तो बड़ी अच्छा है। ना होती तो मेरे पार्श्व में होती, लेकिन जब होती तो ना जाने कहाँ होती। मतलब हमारा व्यक्ति का मन ऐसा है ना कि अगर ना होते तो हमारे पार्श्व, हमारे मतलब एक प्रकार से मन में चढ़े होते, और जब होते तो पता नहीं कहाँ खोए होते। ये है इस कविता का सार। हालांकि ऐसे ही मैंने लिख दिया था इस कविता को, उस काल की कविता रही है, तो आप लोगों को एक एक कविता बताने का प्रयास कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। क्या है, प्रेम भावनाओं का चित्रण। खुला और छोड़ दीजिए, क्योंकि खुला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम भावनाओं का चित्रण ही काफी है। ठीक है, प्रेम क्या है, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण इस युग की जो है प्रमुख प्रवृत्ति रही है। क्यों, तो कवियों ने अपने काव्य में तत्कालीन यथार्थ का वर्णन अपने नए प्रतीकों द्वारा किया है। उस समय क्या था कि जो सत्य था, जो बौद्धिकता का प्रयोग करके जो सत्य को देख रहे थे, उसको जो है अपने कविताओं में उकेर दे रहे थे, लिख दे रहे थे। इससे क्या होता है कि उस समय जो है अश्लीलता और काम वासना के यथार्थ का भी जो है हम लोग को जो है समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है, निकट और निकट और जकड़ती जा रही हूँ। ये शब्द क्या है, कविताओं में जो है प्रयोग किया गया है ऐसे। ठीक है, ये मतलब प्रेम भावना का जो है खुला चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शैली कौन सा है, तो शैली की नवीनता। प्रयोगवाद में जो क्या है, प्रयोग का जो है युग था। प्रयोगवाद क्या है, प्रयोग का ही युग है। इस युग में जो है काव्य पर भी जो है विभिन्न नए नए प्रतीक, बिंब और उपमान का जो है प्रयोग किया जा रहा था। छंदों में जो है एक प्रकार से देखने को मिलता है कि छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब छंदों का प्रयोग, मतलब मुक्त छंद, मतलब छंदों की कोई जरूरत नहीं है, भाई कविता लिख दो, छंद का गया तेल बेचने। ठीक है, ये इस समय की प्रवृत्ति रही है। नए नए प्रयोग हुए। प्रयोगवादी कवि जो है अत्यंत ही छोटी तथा प्रभावशाली हुआ करती। प्रयोगवादी कविता क्या है, छोटी हुआ करती थी, लेकिन एकदम बहुत प्रभाव डालती थी लोगों में। मतलब किसी सरकार के खिलाफ अगर बोलना है तो सही बातों को लिख दिया करते थे, नए नए शब्दों को जोड़ दिए थे, और इसके बाद जो व्यंग के माध्यम से तो उनका अच्छा से खिल्ली उड़ाते थे। ये इस समय की प्रवृत्ति रही है। प्रयोगवाद में जो है कवियों ने भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। ठीक है, प्रयोगवादी कवि कैसे थे, तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को महत्व देते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने भाषाओं को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, भाषाओं को जो है उन्होंने अधिक महत्व दिया। इस युग में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, चलिए देखते हैं। कवि संस्कृत, अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ जो है ग्रामीण, देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे। व्याकरण के नियमों की जो है अवहेलना, नए शब्दों का निर्माण इस युग की जो है शैली की नवीनता को दिखलाती है। ठीक है, व्याकरण का जो है अता पता नहीं रहता था, बस कविता कर दी जाती थी। ठीक है,
अब क्या होता है, इसका निष्कर्ष थोड़ा-सा देख लेते हैं, चलिए। प्रयोगवादी काव्य ने जो है हिंदी के कविताओं को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक बात है भाई। इनकी जो कविता थी, इनमें व्यक्तिकता और आत्मकथात्मक मतलब अपना ही मतलब स्वयं का विश्लेषण करते थे। मतलब वो तभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अपना जो है क्षुद्र वर्ग मतलब खुद के बारे में वो व्यक्त करते, खुद की पीड़ा को जो है इसमें उभार के लाते थे अपनी कविता में, ठीक है? और भावनाओं पे नहीं जाते थे, बौद्धिकता का प्रयोग करके वो रचना करते, ठीक है? और कवि जो है अपनी आवाज़ को मुक्त रूप से व्यक्त करने का प्रयास करते थे, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि इस धारा की कुछ आलोचनाएँ भी हुई, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस धारा में जो क्या है कि व्यक्ति की मतलब कविता की जो है सौंदर्यता या कि सौंदर्य बोध में जो है नज़रअंदाज कर दिया गया था। सही बात है भाई, कविता देख के पढ़ने से आपको लगेगा कि हम लोग कविता नहीं, उससे कहानी पढ़ रहे हैं या फिर लगेगा ही नहीं कि कविता पढ़ रहे हैं। मतलब इस तरीके से जो है एक कविता की जो सौंदर्यता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था, ठीक है? आशा करते हैं आप लोगों को जो है प्रयोगवाद के बारे में अच्छी तरीके से समझा पाया और आप लोगों को जो है याद हो गया होगा। तो आशा करते हैं आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये सब मैं नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि आपको मन होगा तो कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। तो आशा करते हैं बड़ों को खुश रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और बच्चों को खुश रखिएगा। धन्यवाद। आज मैं इतना ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है? टाटा, बाय बाय।